हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं नाइट्रोजन फैमिली। आज है लेक्चर 3, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स की चर्चा हम कर रहे थे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन हो गया था, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस काम करना था आज हमें। तो आज की जो हेडिंग है वो थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे ग्रुप 15 एलिमेंट्स की, दैट इज़ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस। हेलोजेंस के लिए रिएक्टिविटी का मतलब हेलोजेंस के साथ कंपाउंड बनाना। हेलोजेंस के साथ कंपाउंड बनाने का सिंपल मतलब है हेलाइड्स बनाना, यानी फॉर्मेशन ऑफ हेलाइड्स। तो जो जो हेलाइड्स अवेलेबल हैं, मिलते हैं नेचर में, उनको अगर एक बार शक्ल देखें उनकी, तो फिर मालूम पड़ जाएगा कि हाँ किस किस तरह की ट्रेंडिंग हो सकती है, क्या क्या केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, क्यों कोई कंपाउंड नहीं मिलता और क्यों कोई मिलता है। तो मान लो हम ई लिख लें, ई फॉर ग्रुप 15 एलिमेंट्स। यहाँ पे फ्लोरीन के कंपाउंड, यहाँ पे क्लोरीन के कंपाउंड, यहाँ ब्रोमीन के कंपाउंड और यहाँ आयोडीन के कंपाउंड लिखते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, फिर एंटीमनी और फिर एंड में बिस्मथ, इनके कंपाउंड्स लिखने हैं। NF3 बनता है और अच्छा खासा होता है ये। PF3 बनता है ना। ASF3 भी बनता है, SbSF3 भी बनता है और BiF3 भी बनता है। मिलता है, नेचर में मिलते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि बन रहे हैं। ये फालतू में नहीं कि ऐसा बन सकता है, सकता सकती सकंती कुछ नहीं। NCl3 कम स्टेबल है, PCl3 ठीक ठाक बढ़िया स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। SbCl3 और BiCl3, NBr.NH3, ये क्या है? अमोनिएटेड नाइट्रोजन ब्रोमाइड। ये क्या है? बहुत कम स्टेबल है, अमोनिया में घुला हुआ होता है, फ्री स्टेट में स्टेबल नहीं रहता। और वैसे इसमें भी बहुत ही कम स्टेबल है, इसलिए मिलता नहीं है। PBr3 ठीक ठाक अवेलेबल है, अच्छा खासा स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब स्टेबल है नीचे वाले, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन जो है वो स्टेबल नहीं रहता, और आयोडीन के साथ तो और भी नहीं रहता। लिख दे रहा हूँ, कंपाउंड मिलता है पर बहुत कम स्टेबल है। Pi3, उसके बाद ASI3, फिर SbI3, फिर Bi3। ठीक, ये तो आप देखो कि ट्राई हेलाइड्स तो ऑलमोस्ट सबके बन रहे हैं। नाइट्रोजन के जो ट्राई हेलाइड्स हैं उनमें फ्लोरीन वाला ट्राई हेलाइड तो स्टेबल है, बाकी ये जो हैं ये कम स्टेबल है। और बाद में देखो तो अमोनिएटेड ही है, अमोनिया में घुला हुआ ही रखा हुआ है। बात के दो, वो बहुत ही कम अनस्टेबल, बहुत ही कम स्टेबल है, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। तो अगर ऐसा है तो क्यों की चर्चा भी करते हैं। पहले तो देखो ये ट्राई हेलाइड्स हैं सारे, हाँ जो भी मैंने लिखे यहाँ पर, दोज आर ट्राई हेलाइड्स ओनली, ट्राई हेलाइड्स। अब हम ट्राई हेलाइड की जगह हमें पता है कि पेंटा हेलाइड्स भी बनते हैं, तो पेंटा हेलाइड की भी चर्चा कर लें। तो चलो पेंटा हेलाइड बना लो। नाइट्रोजन के फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की चर्चा करो। नाइट्रोजन का कोई पेंटा हेलाइड नहीं बनता, कारण डी ऑर्बिटल है ही नहीं। फॉस्फोरस का बिल्कुल बनता है, और PCl5 तो बहुत अच्छा खासा कंपाउंड है। PBr5 बनता है, Pi5 नहीं बनता, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है। उसमें फॉस्फोरस की प्रॉब्लम नहीं है कि पेंटाइलाइड नहीं बना रहा है, आयोडीन की प्रॉब्लम है कि आयोडीन बड़ा बहुत है। तो पाँच पाँच आयोडीन के बड़े मोटे मोटे एटम्स फॉस्फोरस के चारों तरफ इकट्ठे हो पाए, इतना स्पेस ही नहीं होता, इसलिए आयोडीन मॉलिक्यूल नहीं बनाता। आर्सेनिक का AsF5 बन रहा है प्यार से, अच्छा स्टेबल है। AsCl5 ये भी अच्छा खासा स्टेबल है। Br अपने आप में अच्छा खासा बड़ा मॉलिक्यूल है, बड़ा एटम है। और आर्सेनिक फॉस्फोरस के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा एटम है, इसलिए ब्रोमीन भी वहाँ इकट्ठा नहीं हो पाया, हो पाता है। आयोडीन का तो खैर कोई केस ही नहीं है, बनाओ ही मत, पेंटाइलाइड बनाना मुश्किल है। और अगर ये आर्सेनिक के साथ बड़े साइज होने की वजह से ब्रोमीन नहीं बना रहा, तो नीचे वालों के साथ तो और नहीं बनाएगा। यही कहानी क्लोरीन की है बिस्मथ के साथ। BiF5 तो प्यार से बनता है क्योंकि बिस्मथ बहुत बड़ा है, फ्लोरीन बहुत छोटा है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और प्रीडोमिनेंटली ये एक बढ़िया आयनिक कंपाउंड है। SbF5 भी बनता है, बहुत स्टेबल, अच्छा मजबूत बॉन्ड होता है। SbCl5 भी होता है, कम स्टेबल है लेकिन फिर भी मिलता है। तो गौर से देखें, पेंटा हेलाइड्स के अंदर प्रॉब्लम जागृत हो गई। और नाइट्रोजन के पेंटा हेलाइड ना बनाने का कारण जो है वो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल है। ध्यान रखें, नाइट्रोजन जो है वो पेंटा हेलाइड नहीं बना रहा है क्योंकि नाइट्रोजन के अंदर एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, तो अपनी कोवैलेंसी को आगे नहीं बढ़ा पाता है, और
पेंटाहलाइड्स नहीं बनाता है, दिमाग में ये बात रखें। अच्छा, एक बात और कि अगर स्ट्रक्चर वगैरह देखने हो तो जैसे फॉस्फोरस की चर्चा करो, ट्राई हैलाइड भी बना रहा है और टेट्राहैलाइड भी बना रहा है। तो फॉस्फोरस जो है, मान लो PF3 की चर्चा करो, एक एफ और एक एफ ये, और हमें हाइब्रिडाइजेशन की थ्योरी तो पता ही है। तो sp3 टाइप का हाइब्रिडाइज्ड हमारे पास ये होता है फॉस्फोरस सेंट्रल एटम। और जो sp3 है तो 4 ऑर्बिटल होने चाहिए, एक एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ने तो ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बना लिए। तो जो चौथा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो अनरिएक्टेड अनशेयर्ड रह जाता है और इसमें ये लोन पेयर बचा रह जाता है। तो फॉस्फोरस के पास एक लोन पेयर बचा हुआ है। तो ओवरऑल इसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, पर वो रह नहीं जाती क्योंकि लोन पेयर को तो हम ज्योमेट्री के अंदर लेते नहीं है। ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी, पर जो मॉलिक्यूल बनेगा दैट वुड नॉट बी टेट्राहेड्रल। वो तो क्योंकि 3 सिग्मा बन रहे हैं तो बेसिकली ये बनने वाला है 96.3 डिग्री का एंगल। ठीक, दिमाग में इस बात को रखें। अच्छा, अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ ये एंगल इतना छोटा है, अगर PF3 लिया गया है और PCl3 लिया जाता, PBr3 लिया जाता या PI3 लिया जाता तो किसका बॉन्ड एंगल बड़ा होता? तो मेरे हिसाब से बॉन्ड एंगल का जो ट्रेंडिंग है वो ऐसी होनी चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? सुनना, ये फ्लोरीन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का मतलब जो क्लाउड्स हैं वो इस तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे। जब इधर शिफ्टिंग होने लग जाएगी क्लाउड्स की, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स की, तो फिर रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा, तो बॉन्ड एंगल छोटे हो जाएंगे। पर जैसे ही क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तक जाओगे तो इस फ्लोरीन को रिप्लेस कर दो अगर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से, तो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में क्लोरीन, क्लोरीन के रिस्पेक्ट में ब्रोमीन, ब्रोमीन के रिस्पेक्ट में आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो जितना फ्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है उतना नहीं रह जाएगा, क्लाउड थोड़ा सा फॉस्फोरस की तरफ शिफ्ट होगा। एंड एज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स फॉस्फोरस, वो पास पास होने लग जाएंगे। और जैसे ही वो सब आपस में एक दूसरे के पास आने लग गए तो क्या, रिपल्शन बढ़ गया। रिपल्शन बढ़ा तो बॉन्ड एंगल बढ़ा। ठीक है ना? ड्यू टू डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड पेयर रिपल्शंस इंक्रीजेस, हेंस बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ये बहुत अच्छी ट्रेंडिंग है, ये रीज़न के साथ सवाल पूछा जाता है, तो अगर कभी इग्नोर कर रहे हो तो इग्नोर नहीं करना इन बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्ट्रक्चर की चर्चा की जाए तो जो ये स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल टाइप का है, सबको क्लियर है, सॉरी ट्रायंगुलर प्लेनर है। तो यहाँ तो आप फॉस्फोरस को लगा दीजिए और एक ये लगा दीजिए ऐसे, और ये तो हम पहले ही कर चुके हैं इस बात को, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। पर मान लो PF5 की चर्चा करे कोई कि PF5 कैसा बनता है, तो PF5 जो है ये तो पिरामिडल हो गया एक तरह से, देखो ये है ना, ये पिरामिडल हो गया। और अगर PF5 की चर्चा करनी हो तो PF5 जो है वो ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल है। कैसे? देखो, ये F और ये F, और ऊपर F और नीचे F, आप इनको मिला लीजिए ऐसे डॉटेड लाइन से तो आपको दिखाई देगा ये एक प्लेन बन गया है, और प्लेन के ऊपर एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशंस आपको क्लियर हैं, ये बन गया। ठीक, तो ये ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल टाइप का PF5 है, और जनरली जितने भी पेंटालाइड्स हैं वो इसी शेप के हुआ करते हैं। अच्छा, एक बात और कि ट्राई हैलाइड्स जो हैं वो हमेशा जैसे अब तुमसे कोई पूछे कि नेचर ऑफ हैलाइड्स क्या होगा, तो जितने भी ट्राई हैलाइड्स हैं वो कोवेलेंट हैं, कोवेलेंट इन नेचर है। हालांकि जैसे जैसे तुम नीचे चले आओगे ग्रुप में वैसे वैसे कोवेलेंट नेचर घटेगा और इलेक्ट्रोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। तो डाउन द ग्रुप कोवेलेंट नेचर डिक्रीजेस एंड आयनिक नेचर इंक्रीजेस। यानी कि BiF3 की चर्चा करें तो ये प्रीडोमिनेंटली आयनिक है, और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड की चर्चा करें तो ये प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट है। दिमाग में इस बात को रखें। अच्छा, इनके बीच वाले क्या है? इनके बीच वाले पार्टली आयनिक है और पार्टली कोवेलेंट है। ठीक, कोवेलेंस घटता जाएगा, आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। अब चर्चा आती है कि NF3 स्टेबल है, NCl3 ज़्यादा स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि NCl3 जो है वो स्टेबल नहीं है, वो एक्सप्लोजिव होता है, बहुत एक्सप्लोजिव है, तुरंत ही ब्लास्ट करता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल नहीं है। अच्छा, NBr3 जो है और Ni3 जो है वो अमोनिएट्स के फॉर्म में मिलते हैं, मतलब अमोनिया में डिजॉल्व मिलते हैं, अमोनिएट्स के फॉर्म में मिलते हैं, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है? अच्छा, समझना है इस बात को कि ये जो अभी बताता हूँ क्यों है। मॉइस्ट स्टेट में, ये बात इंपॉर्टेंट है लिखना है,
मॉइस्ट स्टेट में स्टेबल हैं। स्टेबल का मतलब बहुत स्टेबल नहीं, जितना भी स्टेबिलिटी है वो मॉइस्ट स्टेट में ही है, और ड्राई स्टेट में बिल्कुल भी स्टेबल नहीं होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जैसे ही आप मान लो Ni3.NH3 लेते हो, आप इसकी बैलेंसिंग वगैरह करते रहना, तो जब भी ऐसा होता है इसको ड्राई स्टेट में लेके आते हो, तो ड्राई स्टेट में तुरंत ही ये नाइट्रोजन गैस निकालता है, आयोडीन के वेपर निकालता है और अमोनियम आयोडाइड बना देता है। इसकी बैलेंसिंग कर लेना अलग बात है, पर ये कहानी होती है। ड्राई स्टेट में आते ही ये ब्लास्ट हो जाता है। इनस्टेबिलिटी इसलिए है, जैसे मैंने बताया कि अभी स्टेबिलिटी की भी बात करते हैं, कि NF के साथ तो ठीक ठाक काम चल जाता है, लेकिन NCl3, NBr3 और Ni3 का आपस में इतना क्यों लोचा है? तो सुनो, नाइट्रोजन और हेलोजन, जहाँ पे हेलोजन की वैल्यू जो है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हो सकती है, इसमें गौर से देखो, नाइट्रोजन बहुत स्मॉल है, टू स्मॉल, छोटा एटम है, और ये एटम्स जो हैं ये लार्ज एटम्स हैं। दूसरी बात, इन तीनों की ही नाइट्रोजन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई बहुत बड़ा चमत्कारी अंतर नहीं होता है। तो एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत छोटा है, और दूसरी बात, आपको लार्ज साइज दिखाई दे रहा है हेलोजन्स का और छोटा साइज दिखाई दे रहा है नाइट्रोजन का, जिसकी वजह से जो NX बॉन्ड है वो वीक हो जाता है, और क्योंकि बॉन्ड वीक है तो स्टेबल कंपाउंड होने ही नहीं वाला। तो सर ये NF कैसे बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है? ये स्ट्रांग इसलिए हो जाता है क्योंकि नाइट्रोजन भी स्मॉल है और साथ में फ्लोरीन भी स्मॉल है, तो ये आपस में एक दूसरे के ज़्यादा पास आ पाते हैं, तो जो ओवरलैपिंग है उसका एक्सटेंट काफ़ी बढ़ जाता है, और एक्सटेंट बढ़ने की वजह से बहुत आसानी से ये स्टेबल हो जाते हैं, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। दूसरी बात, जो NF मॉलिक्यूल बन रहा है, NF बॉन्ड बन रहा है, मैं ऐसा कहूँ, तो जो NF बॉन्ड बनने के बाद NF3 मॉलिक्यूल बनेगा, ये एक्सोथर्मिक होता है, और जो भी एक्सोथर्मिक मॉलिक्यूल है वो बहुत सारी हीट रिलीज करके आया है, मतलब बहुत पहले से स्टेबल हो चुका है, इसलिए ये ठीक ठाक स्टेबल है, मतलब अच्छा स्टेबल है। अच्छा, अब एक बात और, कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन की चर्चा हो रही है क्योंकि स्टेबल है, NF3 स्टेबल है, और फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि NF3 वाला मॉलिक्यूल डज नॉट गो अंडर हाइड्रोलिसिस। ठीक, देखो गौर से, तो क्लियर है, हाइड्रोलिसिस तब होगा जब इसको ऑक्सीडाइज कराया जा सके, और फ्लोरीन क्यों ऑक्सीडाइज होने लगा? वो तो खुद ही इतना महान ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उससे स्ट्रॉन्ग कौन हो सकता है? तो इनकी तो NF3 की हाइड्रोलिसिस नहीं होती। किसकी हाइड्रोलिसिस होती है? बाकी किसी की भी कर लो यार, बाकी किसकी मतलब, जैसे जो अनस्टेबल है उन्हीं की कर लो, जैसे NCl3 है, इसी की हाइड्रोलिसिस आप कर लीजिए तो हो जाएगी, जैसे H2O लो, ये लो भाई, क्या बना? अमोनिया बन जाएगा इससे चुपचाप, और HOCl निकल जाएगा। इसी प्रकार से आप PCl3 की भी कर सकते हो। मान लो हम लोगों ने ग्रुप 15 एलिमेंट बदल दिया, H2O, अब बैलेंसिंग करते ना, मैं बैलेंसिंग करके नहीं लिख रहा हूँ, हैं, H3PO3 और HCl निकल जाएगा। आप आर्सेनिक क्लोराइड ले लीजिए, तो आपको H2O क्या बनने वाला है? H3ASO3 प्लस HCl, ये निकलेगा। तो ये सब हाइड्रोलाइज हो रहे हैं, एसिड दे रहे हैं, और हमारा NF3 हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा क्योंकि उसका बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग है, स्टेबल है, एक्सोथर्मिक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे ही फ्लोरीन की ज़्यादा है, तो काम तो चल रही है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है SbCl3, इसकी हाइड्रोलाइसिस कराइए। ये गंदा आदमी है, ये कंप्लीटली हाइड्रोलाइज नहीं होता है, पार्टली हाइड्रोलाइज होता है, मतलब रिवर्सिबली हाइड्रोलाइज्ड होता है। SbO प्लस और Cl माइनस, ठीक, इसमें टूटता है, और HCl में टूटेगा ये, और ये रिवर्सिबल हो जाता है, बार बार प्रोडक्ट बनाएगा, बार बार रिएक्टेंट बनाएगा, और कहीं ना कहीं थर्मल इक्विलिब्रियम में आके रुक जाएगा। अच्छा, इस कंपाउंड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। यही काम जो एंटीमनी कर रहा है, सिमिलर काम बिस्मथ करता है। बिस्मथ कैसे करता है? BiCl3H2O के साथ आप इसको हाइड्रोलाइज कराइए, क्योंकि बिस्मथ प्रीडोमिनेंटली आयनिक कंपाउंड्स बनाता है, तो हाइड्रोलाइज तो आसानी से हो जाएगा। तो हम कहेंगे BiO प्लस Cl माइनस प्लस 2HCl। अब इसका नाम क्या होगा? बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड। तो एक ही जैसा नाम है, उसमें कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के तौर पे आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और, कि यहाँ इक्विलिब्रियम आ रहा है क्या? हाँ, बिल्कुल इक्विलिब्रियम आ रहा है। अगर इक्विलिब्रियम आ रहा है
तो हम इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग करा सकते हैं क्या? बिल्कुल करा सकते हैं। कौन सा लॉ लगता है इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग के लिए? तो हमें याद है ले शैतलियस प्रिंसिपल। ले शैतलियस प्रिंसिपल आप अप्लाई कर सकते हैं कि अगर हम ऐड करें HCl ऐड करेंगे मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? ऐसे शिफ्ट होगा कि जिस चीज़ ने इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब किया उसको अपोज कर सके, यानी कि HCl के एडिशन ने, HCl के कॉन्सेंट्रेशन के बढ़ने ने इक्विलिब्रियम को शिफ्ट किया है। तो एक काम करो, HCl को दोबारा से कहाँ, किस में कन्वर्ट कर दो? BiCl3 और H2O में। तो क्या HCl का कॉन्सेंट्रेशन घटने लग जाएगा, यानी कि जो इक्विलिब्रियम है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट में। ठीक, तो हम इक्विलिब्रियम को शिफ्ट कर सकते हैं। सवाल पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी मेंशन करता है इस तरह के सवालों को, सीबीएसई रिपीटेडली पूछता आया है। अच्छा, अब देखो हाइड्रोलिसिस किसकी किसकी ज़्यादा हो सकती है? जैसे NCl3 है, ठीक, PCl3 है, और AsCl3 है, और SbCl3 है, और BiCl3 है। मेरे हिसाब से NCl3 की हाइड्रोलिसिस सबसे आसान है भाई। BiCl3 की बहुत मुश्किल है। उसका कारण क्या है कि BiCl3 हाइड्रोलाइज तो हो रहा है, पर वो पार्शली हाइड्रोलाइज हो रहा है, इक्विलिब्रियम में है ना, रिवर्सिबल है। अच्छा, ये तो कम स्टेबल है, तो हाइड्रोलाइज तो आसानी से हो जाएगा। बॉन्ड सबसे वीक तो यही है ना, क्योंकि ये तो आयनिक बॉन्ड बना रहा है, और आयनिक बॉन्ड तो शानदार स्ट्रांग होते हैं। सबसे घटिया बॉन्ड कौन से हैं? NCl3, और पोलर हैं। सबसे बड़ी बात ये तो आसानी से टूटेंगे, सबसे आसानी से हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। ठीक, अच्छा, दूसरी बात कि अगर कोई पेंटाहेलाइड बनता है तो पेंटाहेलाइड कैसे बनता है और क्या प्रोसीजर है पेंटाहेलाइड बनाने के? तो नाइट्रोजन के पेंटाहेलाइड गलती से मत बना देना। पेंटाहेलाइड बनाने का तरीका ये है कि PF3 आपके पास मान लो पहले से है, इसमें आप एक्सेस ऑफ फ्लोरीन मिला दीजिए तो ये PF5 बन जाएगा। अच्छा, तो जैसे PCl3 हो मेरे पास, तो क्या उसमें Cl2 मिलाने से PCl5 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये Cl2 कहाँ घोली जाए? क्या इसको गैस में लेना है, लिक्विड में लेना है? लिक्विड में लेना है। आप CCl4 आपने सुना होगा, इसमें घोल करके क्लोरीन को ले लीजिए, काम हो जाएगा। अच्छा, चलो भाई इसका करो, एंटीमनी की चर्चा करो। एंटीमनी की चर्चा क्या है? तो गौर से देखो, इसमें आप फ्लोरीन आयन आप ऐड कराइए, तो Sb5 2- इस टाइप का कुछ बनता है रेडिकल। ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स टाइप की चीज़ हो गई, ऐसा ही बनता है। SbCl3 है, आप इसमें 2 क्लोराइड आयन जोड़िए तो भी यही बनेगा, SbCl5 और -2। ये कॉम्प्लेक्स टाइप का कुछ बनता है। अच्छा, एक बात और सोचो कि सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हैं कि नहीं है? तो तुम कहोगे हाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल तो हैं ही भाई, तभी तो पेंटाहेलाइड्स बना रहा है। तो नाइट्रोजन को छोड़ के सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो क्या कर सकता है? तो जैसे ही वैकेंट डी ऑर्बिटल दिमाग में आता है, कानों में सुनाई देता है, वैसे ही मेरे पास एक तुरंत बात आती है कि सर ये तो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है वो लुईस एसिड होते हैं। तो लुईस एसिड की तरह बिहेव करने लगेंगे, बिल्कुल लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। और गौर से सोचो, ऊपर की जो रिएक्शन लिखी थी जिसमें भी पेंटाहेलाइड बनाने की कोशिश की गई है, उसमें इलेक्ट्रॉन के पेयर्स को एक्सेप्ट किया गया है और लुईस एसिड का बिहेवियर ही दिखाया गया है। और लुईस एसिड का बिहेवियर अगर आपको घटते बढ़ते देखना हो तो PCl3 का सबसे ज़्यादा करेक्टर होगा, AsCl3 के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, और AsCl3 का SbCl3 से ज़्यादा होगा। ये आपको कैसे पता? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक कर लो ना भाई, कौन आसानी से, डी ऑर्बिटल सबके पास है, और डी ऑर्बिटल होने के बाद किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? जिसकी ज़्यादा वो आसानी से ले लेगा। तो कौन अच्छा एक्सेप्टर हुआ? तो लुईस स्ट्रेंथ, लुईस एसिड स्ट्रेंथ तो यही हो गई। अच्छा, अब सिर्फ क्योंकि सबसे स्ट्रांग कौन है? फॉस्फोरस वाले लुईस एसिड्स। तो फॉस्फोरस में अगर मैं हेलोजन को चेंज करने की बात करूँ तो फिर तो क्लियर है भाई कि जो फ्लोरीन होगा वो आसानी से PCl3, इसमें तो कोई लोचा नहीं है मेरे हिसाब से, इसमें कोई लोचा नहीं है। क्यों? क्योंकि सबको पता है फ्लोरीन का बॉन्ड सबसे आसानी से बनेगा। ठीक, तो ये एसिड की स्ट्रेंथ है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अच्छा, अब नाइट्रोजन की चर्चा करें तो नाइट्रोजन साहब के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है तो उनके पास एक लोन पेयर होता है। नाइट्रोजन की चर्चा करो, ठीक उल्टा काम करेगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने हैं भैया? 5।
तो आउटर मोस्ट में 5, इनके पास डी ऑर्बिटल है क्या? तो हम कहेंगे डी ऑर्बिटल तो नहीं है इनके पास। डी ऑर्बिटल नहीं है मतलब ये लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकते। अब लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो दूसरों की निगाहें कहाँ आएंगी? ये बॉन्ड बनने के बाद इनके पास बचता है एक लोन पेयर, दुनिया की निगाह इनके लोन पेयर पे, और लोग अगर इनसे लड़ झगड़ के, भीख मांग के, प्यार मोहब्बत से किसी भी तरह से इसका लोन पेयर ले लेते हैं तो क्या ये लोन पेयर डोनर बन जाएगा? इसके ग्रुप वाले सारे लोन पेयर एक्सेप्टर हैं, डी ऑर्बिटल खाली हैं, और ये भाई साहब लोन पेयर डोनर हो गए। और लोन पेयर डोनर होते ही ये क्या कहलाएंगे? लुईस साहब के बेस। यानी कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं, लेकिन नाइट्रोजन जो है वो लुईस बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक, बेस की तरह बिहेव कर रहा है, बहुत अच्छी बात। अब जरा चर्चा करो, NF3 सबसे खराब बेस होगा, सीधी सी बात है, और NCl3 उससे अच्छा बेस होगा, और NBr3 उससे अच्छा, और NI3 उससे अच्छा। कोई दिक्कत तो नहीं? सिंपल, बड़ा ही आसान, बड़ा ही प्यारा, सुंदर। उसका कारण लॉजिक है कि नाइट्रोजन लोन पेयर देना चाहता है, कौन ले लेगा उससे लोन पेयर? सोचो, अब समझना इस बात को कि जैसे जैसे लुईस बेस स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के घटने के साथ बढ़ेगी, तो हम कैसे कहें? लुईस बेस स्ट्रेंथ इंक्रीजेस एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। इसको टर्म को रट के रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंटाहेलाइड्स की बहुत डिटेल डिस्कशन हम करनी चाहिए, तो कर भी काफ़ी सारा चुके हैं, और हमें पता है कि डी ऑर्बिटल ना होने से नाइट्रोजन नहीं बना पाता। ठीक है, नाइट्रोजन को कब तक कोसते रहेंगे कि भाई तुम नहीं बना पा रहे हो, डी ऑर्बिटल नहीं, उसके पास क्या करें? अच्छा, एक बात और है कि जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ आ रहे हो, तो जैसे ही नीचे की तरफ आओगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी, तुरंत आपकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो घटेगी। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि जैसे जैसे नीचे आते चले जाते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का स्टेबल होता चला जाता है और +5 का अनस्टेबल होता चला जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता चला जाता है भाई, ये क्या कहानी है? उसका कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट। हम पहले लेक्चर में ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है और किस तरह से +5 के ऑक्सीडेशन स्टेट को कम स्टेबल कर देता है डाउन द ग्रुप, ये हम पहले कर चुके हैं। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि इस पर रिपीटेडली सवाल पूछे जाते हैं, सारे टीचर्स का चाहिए है ये। अच्छा, और एक बात, अच्छी बात समझे कि मान लो आपको पेंटाहेलाइड्स बनाने हैं या ट्राईहेलाइड बनाने, कैसे बनाएंगे? तो पेंटाहेलाइड बनाने के प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसे PCl3 है, अभी अभी मैंने लिख के बताया भी था, Cl2 है, CCl4 में घोल के आप ले लीजिए तो आपको PCl5 मिल जाएगा आसानी से। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस हैं इस चैप्टर की। क्यों? इसमें ऐसा क्या है? पूछी ज़्यादा जाती है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल, बाईपिरामिडल मैंने पेंटाहेलाइड की पहले ही बता दी थी, और पिरामिडल टाइप की होगी वो अपने ट्राईहेलाइड वालों की, ये भी क्लियर है। अच्छा, एक बात समझे, जैसे ही आप ये ले लेते हैं PCl5, तो PCl5 जो है वो क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, क्लोरीनेटिंग एजेंट की तरह। और कैसा क्लोरीनेटिंग एजेंट? वेरी गुड क्लोरीनेटिंग एजेंट, ठीक है ना, दिमाग में रखना इस बात को। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही आप PCl5 लेते हो तो PCl5 इज़ नॉट दैट मच थर्मली स्टेबल, तो थर्मली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसलिए आप जैसे ही इसको थोड़ा सा भी गर्म होने का मौका मिलता है, ये PCl3 और Cl2 में टूट जाता है, आपको क्लोरीन मिलती है। अब ये क्लोरीन क्या क्या काम कर सकती है? मेरे हिसाब से सबको पता है, हम प्रीवियस लेक्चर्स में जब हेलोजन कर चुके थे तो ये जान चुके थे कि क्लोरीन क्या क्या काम करती है, स्टेरिलाइजिंग का काम, ब्लीचिंग का काम, है ना। दूसरी बात, PCl5 जो है इसका बॉन्ड का नेचर कैसा होता है? इस पर खूब अच्छा सवाल बन सकता है। देखो कैसे, PCl5 जो है कोवेलेंट है, अपनी शक्लें बदलेगा, देखना, कोवेलेंट इन वेपर स्टेट। कोवेलेंट किस में है? वेपर स्टेट में। लेकिन अगर इसको क्रिस्टलाइन स्टेट में रखा जाए तो ये बनेगा PCl4+ और PCl6- इन क्रिस्टलाइन स्टेट। देखो भाई,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे खूबसूरत सवाल बन सकता है। बच्चा पूछे, टीचर पूछे कि बताओ भाई PCl5 में कौन सा नेचर है, बच्चा कहेगा कोवेलेंट, क्योंकि बॉन्डिंग में तो कोवेलेंट ही सिखाया जाता है। लेकिन क्रिस्टलाइन स्टेट में ये इस तरह के आयंस में रहता है और फिर अपने प्लस माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से जुड़ा रहता है। क्या PI3 के साथ भी यही हो, PI5 के साथ भी यही होता है और PBr5 के साथ भी यही होता है? बिल्कुल। PBr5 वैसे तो कोवेलेंट है, लेकिन PBr4 प्लस और Br माइनस में रहता है। इसी तरह से PI5 जो है वो PI4 प्लस और I माइनस में रहा करता है सॉल्यूशन स्टेट में, क्रिस्टलाइन में नहीं भैया, सॉल्यूशन में। ये दोनों सॉल्यूशन में है, वैसे कोवेलेंट हैं वेपर स्टेट में, सॉल्यूशन में ऐसे आयनिक हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, अगर ऐसा है तो जो मैंने PCl6 अभी आपको माइनस बना के दिखाया, यानी कि MX5 मेरे पास था, फिर अचानक से X माइनस कहीं से आया होगा, MX6 माइनस बन गया होगा, तभी तो वो क्रिस्टलाइन स्टेट में से स्टेट कर रहा होगा। और ये जो X किसी से आया है वो किसी MX5 से निकल कर आया होगा, तो MX4 प्लस बन गया होगा वो। तो गौर से देखो कि यहाँ पर मेरा जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट इज sp3d, और फिर जब MX4 बन जाता है, जब एक हेलोजन निकल जाता है तो वो sp3 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब वो MX6 माइनस कन्वर्ट होता है तो sp3d2 में कन्वर्ट हो जाता है। हाइब्रिडाइजेशन चेंजेस। ये बहुत अच्छा सवाल है कि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाता है। अच्छा, बढ़िया चीज़ है। चलो, हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गया, बढ़िया है। और देखो क्या कहानी है। सुनने समझने के लिए और भी एक अच्छी बात है कि मेटल्स के लिए रिएक्टिविटी अगर चर्चा कर लो, मेटल्स की चर्चा कर लो कि रिएक्टिविटी कैसी होती है मेटल्स के साथ, तो दिमाग में रखना कि बाइनरी कंपाउंड बनते हैं। ये बाइनरी कंपाउंड क्या होते हैं? बस दो ही चीज़ें होती हैं उसके अंदर, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड और कैल्शियम फॉस्फाइड और सोडियम आर्सेनाइड, ये जिंक स्टीबाइड Zn3Sb2, मैग्नीशियम बिस्मथाइड, ये। अच्छा, गौर से देखो, इन सारे ही कंपाउंड्स में जो मैंने बाइनरी कंपाउंड लिखे मेटल के साथ, उन सब में तुम्हें दिखाई देगा कि जो अपना ग्रुप 15 एलिमेंट है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 का है। तो जो मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करते हैं वो +3 के ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ ये बाइनरी कंपाउंड्स बनाया करते हैं। ये मेटल्स के साथ इनके रिएक्शंस हो गई। आज का लेक्चर कंक्लूड करते हैं। कल के दिन मिलेंगे एनॉमलस प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रोजन में। क्यों? क्योंकि अभी जितने भी लेक्चर किए हैं, 3 लेक्चर, इन 3 लेक्चर में हम देख चुके हैं ये बात कि नाइट्रोजन अपने रेस्ट ऑफ द फैमिली से बहुत अलग तरह का बिहेवियर रखता है। उसका सबसे आसान एक्सप्लेनेशन ये है कि एटॉमिक साइज बहुत छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे वालों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, और दूसरा है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा है, और d ऑर्बिटल भाई साहब के पास नहीं है। तो एसिड की जगह बेस की तरह बिहेव करेगा, पेंटालाइड नहीं बनाएगा, है ना, लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा, आसानी से इलेक्ट्रॉन उसका निकल नहीं सकता, आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, कोवेलेंट प्रीडोमिनेंटली रहेगा। इस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो अपने रेस्ट ऑफ द फैमिली से अलग करती हैं नाइट्रोजन को, पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की ताकत, कैटिनेशन की ताकत, ये सारी बातें जो हैं वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। फ़िलहाल के लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स में नाइट्रोजन फैमिली की जो शुरुआत है 3 लेक्चर्स में बहुत खूबसूरत हो चुकी है। कल मिलेंगे। धन्यवाद।